ओके, चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो आई होप आप सबने पिछला सेशन अटेंड किया होगा। जिसने नहीं किया वो सेशन के बाद उस सेशन को भी देख सकता है, क्योंकि उसके अंदर हमने जर्नलिस्ट चेन्नई का मॉडल टेस्ट और ट्रेनिंग मेथोलॉजी के लिए उसके 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके आगे के 20 क्वेश्चन हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफी हो चुका है। और मैं ये सेकंड सेशन इसलिए ले रहा हूँ ताकि जो हमारा मॉडल टेस्ट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि कल टेस्ट हुआ था और आज इसका सोल्यूशन मिल जाए तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 50 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन रहते हैं, 30 क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं उनके कौन से डिसएडवांटेज होते हैं? ऑप्शंस हैं डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, इजी फॉर स्टूडेंट टू स्कोर हाई मार्क्स, ग्रेडिंग इज इजी और ऑल ऑफ दिस। तो कौन से इसमें डिसएडवांटेज होगा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का? तो, तो जवाब दीजिए। ओके, तो आप सभी को पता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कौन से होते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि जो हम टेस्ट अटेम्प्ट करें, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, इसी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स या फिर जो हमारी मैचिंग टाइप क्वेश्चन हो उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं कहते। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स भी आते हैं, मैचिंग टाइप भी आते हैं। ठीक है, जिसका सिर्फ एक उद्देश्य हो। इसमें में क्या पूछा गया? सिर्फ डिसएडवांटेज पूछा है ना ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का। इससे कोई दूसरा मतलब तो निकलेगा नहीं, कोई दूसरा उद्देश्य तो होगा नहीं। तो सिंपली हमसे ये पूछा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? अब आप सबको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने बहुत मुश्किल होते हैं। कैसे? क्योंकि पहले एक ऑब्जेक्टिव ढूंढो, ठीक है, फिर उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करो। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है तो 4 ऑप्शन भी उसके अंदर पुट करो। ठीक है, और ऐसे अपने ऑप्शन डालने जो अच्छे डिस्ट्रैक्टर हो। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल भरा काम है। तो सिंपली हम पुट कर देंगे डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। ठीक है, और जो बाकी ऑप्शन दिए हुए में इजी फॉर स्टूडेंट टू स्कोर हाई मार्क्स, तो अगर स्टूडेंट हाई मार्क्स स्कोर करे तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है? ठीक है, देन ग्रेडिंग इजी। और अगर हमारा काम ग्रेडिंग इजी हो रही है तो वो कोई डिसएडवांटेज थोड़ी ना हुआ कि हमारा काम आसान हो रहा है ना, तो ये अच्छी बात हुई। ठीक है, तो सिंपली हम डिफिकल्ट टू प्रिपेयर यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, एक गुड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुड हैव। एक अच्छा बहुविकल्पीय प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन दिए हुए आपके पास 3 to 5 ऑप्शन आर रीजनेबल रेंज एंड गुड डिस्ट्रैक्टर। देन ऑप्शन नंबर बी, कंफ्यूज द लर्नर। ऑप्शन नंबर सी, एट इवेल्युएशन लेवल। एंड ऑप्शन नंबर डी, टेस्ट मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स। 10 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए। और जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनको क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रहे, कृपया अपना जो वीडियो रेजुलेशन है उसको 720 पिक्सल या 480 पिक्सल कीजिए, ताकि आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ा इंक्रीज हो सके। ओके, तो जवाब दीजिए जल्दी। ओके, तो अब इसमें क्या हुआ, जब टेस्ट दे रहे थे तो क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट सोच रहे थे कि कंफ्यूज द लर्नर। हम क्वेश्चन क्यों बनाते हैं? कंफ्यूज करने के लिए बनाते हैं ना, कि 4 हमको उनको चॉइस दे दी, अब उनको कंफ्यूज करना है। तो ये हमारा मकसद नहीं है किसी को कंफ्यूज करना। अगर हम किसी को क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसकी नॉलेज चेक कर रहे हैं। ठीक है, कि वो उस चीज के बारे में कितना जानता है। तो हम क्या करेंगे, 3 से 5 रीजनेबल क्वेश्चंस दे देंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पूछ लिया कंप्यूटर क्या होता है। अब कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने 5 ऐसे 3 से 5, 3, 4 या 5 जितना भी हो, 3, 4 या 5 ऐसे ऑप्शन दे दिए जो उससे रिलेट करते हो। ठीक है, रीजनेबल हो, देखने में भी सही लगे। ठीक है, अच्छे डिस्ट्रैक्टर हो। इसका क्या मीन हुआ? अच्छे डिस्ट्रैक्टर का यही मीन हुआ कि मान लो जो हमारा राइट आंसर है उससे उसको भटकाए थोड़ा। ठीक है, उनको शक में डाले कि ये राइट आंसर नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ कंफ्यूज द लर्नर, आप तो सीधा यही करोगे ना, लर्नर को कंफ्यूज करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यूज किया जाता है। लेकिन हम यूज करते हैं 3 से 5 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और जो गुड डिस्ट्रैक्टर होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर 3 से 5 रीजनेबल और गुड डिस्ट्रैक्टर होने चाहिए। ठीक है,
डिस्ट्रैक्टर मैं बताऊं जिनको नहीं पता, जैसे ये हमारा की हो गया फर्स्ट वाला, और जो ये बाकी तीन हुए ये डिस्ट्रैक्टर हुए, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, द लेवल 3 अमंग द 3 लेवल ऑफ टेस्ट इज। परीक्षण के 3 स्तरों में स्तर 3 है। तो सिंपल पूछा गया कि 3 लेवल होते हैं टेस्ट के हमारे, और उसमें से 3 सा लेवल है जो वो कौन सा होता है। तो देखिए ऐसा है, मैं आपको एक चीज बता दूं। अगर आपने किसी क्वेश्चन को ना पढ़ा हो, ठीक है, जिसके बारे में आप ना जानते हो, काफी कल ऐसा हुआ कि इस क्वेश्चन के बारे में किसी ने पढ़ा नहीं था, तो आपने क्या करना है एग्जाम के अंदर, आपने ऑप्शंस को देखना है, ठीक है, कि ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, द लेवल 3 अमंग द 3 लेवल टेस्ट इज। अब आपने देखा कि यहाँ लेवल्स की बात हो रही है, टेस्ट के लेवल की, टेस्ट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो अपने को इतना तो समझ आ रहा है ना कि लेवल 1 सबसे आसान होगा, लेवल 2 थोड़ा मॉडरेट सा होगा, लेवल 3 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसका मैं आंसर आपसे नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली करवाया ही नहीं गया किसी को पहले। तो इसमें क्या है, ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन है फैक्ट नॉलेज, देन फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग, रिकॉल मेमोरी, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब रिकॉल मेमोरी को भूल जाइए, क्योंकि ये टेस्ट का कोई लेवल नहीं हो सकता, ठीक है। तो टेस्ट के लेवल कौन कौन से हो सकते हैं, फैक्ट नॉलेज, फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसको हमें कैसे पता चला कि 3 लेवल हो सकते हैं, मतलब फर्स्ट लेवल कौन सा हो सकता है। तो देखिए, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए लेवल 3 कौन से होते हैं। अगर नहीं पता, इस तरह से देखिए कि फैक्ट नॉलेज लेवल 1 के अंदर, कि मुझे सिंपल सा फैक्ट पता है कंप्यूटर के बारे में या ट्रेनिंग मैथोलॉजी के बारे में, सिंपल पता है कि 14 यूनिट है। जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि 14 यूनिट है, मेरे को फैक्ट पता है, ठीक है। अब देन उसके बाद फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग, कि जो उसके फंक्शंस है, क्या क्या है उसके अंदर, क्या क्या चीजें हैं, कौन से यूनिट के अंदर क्या क्या चीज ऐड है। तो इस तरह से फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद वो लेवल 2 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे लेवल 2 में पूछे जाएंगे। अब जो तीसरा आ गया, मान लो हमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मैथ का क्वेश्चन दे दिया, अब उस प्रॉब्लम को सोल्व करनी है हमें, तो क्या आएगा लेवल 3 में। इतना तो हम समझ सकते हैं ना, कि किसी भी चीज की सिंपल सी जानकारी फैक्ट नॉलेज में आ गया, उसको अच्छे से समझना फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग आ गया। और उसके बाद अगर मान लो हमने प्रॉब्लम को सोल्व भी करना है, ठीक है, फैक्ट हमें पता चल गया, उसके फंक्शन को समझ लिया। अब फंक्शन को समझने के बाद क्या करेंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही देंगे ना हम। तो लेवल 3 में आ गया। तो सिंपल सी बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के हिसाब से अपने जो, एक सेकेंड, क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको ऑप्शन दिए हो ना, उनको देख के भी आप आंसर दे सकते हो, बाय चांस अगर आपको कोई क्वेश्चन ना पता हो, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, टेस्ट के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है, ऑप्शंस को देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, विच इज नॉट ए लेवल ऑफ किर्कपैट्रिक्स 4 लेवल ऑफ असेसमेंट मॉडल। अब किर्कपैट्रिक ने एक असेसमेंट मॉडल बनाया था जिसमें टोटल 4 लेवल थे, ठीक है। असेसमेंट के लिए 4 मॉडल लेवल बनाए थे, जिसमें, ओ सॉरी, असेसमेंट के लिए मॉडल बनाया जिसमें 4 लेवल थे, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमें, रिएक्शन, लर्निंग, करेक्टराइजेशन, देन बिहेवियर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, ये भारत स्किल क्वेश्चन बैंक से है ये। बताइए इसका आंसर क्या होगा। गुड गुड गुड। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आंसर पता है, ठीक है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपके आंसर सबके राइट हैं। तो इसके अंदर क्या है, किर्कपैट्रिक के कौन से थे 4 लेवल। फर्स्ट लेवल था रिएक्शन, डिड द लर्नर एंजॉय द ट्रेनिंग। तो वो रिएक्शन हुआ, क्या मतलब, अगर मैं आपको वीडियो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ क्वेश्चन, क्या आप इंजॉय कर पा रहे हो उस चीज को। इंजॉय मीन मतलब मूवी वाला एंजॉय नहीं, यहाँ इंजॉय का मतलब बनता है कि अगर इस वे में मैं पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहे, वो मेरे को सुनते भी रहे, तो क्या मैं ऐसा पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है, खुद को असेस करने का। देन लर्निंग, डिड लर्निंग ट्रांसफर ऑक्योर। अगर मान लो मैं आपको यही क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किर्कपैट्रिक के 4 लेवल हैं अलग अलग असेसमेंट के, ठीक है। मैंने आपको मैंने 15 मिनट 20 मिनट आपको इस पे लगाया है समझाने के अंदर, बताने के अंदर। तो क्या वो 15-20 मिनट मेरे वर्थ कर रहे हैं, क्या आपको समझ आ रहा है उस 15-20 मिनट के अंदर। तो ये आएगा डिड लर्निंग ट्रांसफर ऑक्योर। जो मेरे पास नॉलेज है वो मैंने आपके पास ट्रांसफर की है, ठीक है।
आपको 15 मिनट 20 मिनट इस बारे में बताया, तो क्या वो आपको समझ भी आया या फिर मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ? तो ये होगा सेकंड लेवल। देन थर्ड लेवल है डिड द ट्रेनिंग चेंज बिहेवियर, जो किस में आएगा, इम्पैक्ट के अंदर। ठीक है, तो जब मान लो मैंने आपको ट्रेनिंग दी, जब शुरू में आप आए, जब सीआईटीएस में आपने एडमिशन लिया, तो आपका जो एटीट्यूड था वो क्या था, ठीक है, या फिर जो आपका बिहेवियर था वो क्या था। और अगर अभी देख पा रहे हो क्या, अभी 12 महीने हो चुके हैं, लगभग 12 महीने आपको हो चुके हैं ट्रेनिंग के अंदर आने के बाद। तो क्या उसके अंदर आपके अंदर क्या बिहेवियर आया, ठीक है, बिहेवियर में क्या चेंज आया है। मतलब पहले आप एक एज ए आईटीआई स्टूडेंट आप बिहेव कर रहे थे, अब आपने ट्रेनिंग ले ली है सीआईटीएस की, आप इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हो, अब नियर फ्यूचर में आपको ही बच्चों को जाके पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आपका बिहेवियर में चेंज आया, क्या आपका बिहेवियर वैसा बना कि आप बच्चों को पढ़ा सको, हैंडल कर सको, क्या आपका एटीट्यूड वैसा हुआ। तो ये सब चीज वो किस में आएगी, इम्पैक्ट के अंदर आएगी। क्या उनका एटीट्यूड चेंज हुआ, क्या उनका बिहेवियर चेंज हुआ, क्या वो एज ए मेच्योर एज ए अडल्ट लर्नर अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज इम्पैक्ट के अंदर आएगी। देन फोर्थ लेवल है रिजल्ट्स, डिड द ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस। अब मान लो मैंने तुम आपको 3 महीने ट्रेनिंग मेथोलॉजी की ट्रेनिंग दी, ठीक है। अब उसके बाद क्या, मैंने 3 महीने ट्रेनिंग दी आपको, सब कुछ बताया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर बताए आपको, सिलेबस को कैसे अंडरस्टैंड करना है वो बताया आपको, लेसन प्लान, डेमो प्लान, एवरीथिंग आपको बताई, ठीक है। उसके बाद कैसे आपने मैनेज करना है स्टूडेंट को, या फिर इंस्टीट्यूट में कैसे परफॉर्म करना है। और उसके बाद मैंने बताया आपको कि कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे जो शिकायतें होती है स्टूडेंट की उनको हैंडल करना है। एनएसक्यूएफ के बारे में बताया, जो अडल्ट लर्निंग है उसके बारे में बताया कि जो आईटीआई के स्टूडेंट है वो किस तरह सीखते हैं, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको बताई, 3 महीने आप पे मैंने खर्च किए, ठीक है, स्पेंड किए 3 महीने। उसके बाद क्या आपकी परफॉर्मेंस को सुधार आया। मैंने आपको मान लो पूरी यूनिट बताई, फर्स्ट यूनिट फोर्थ यूनिट बताई, जिसमें लेसन प्लान के बारे में बताया गया है, टीचिंग कैसे करने वो बताया गया है। तो क्या आपके टीचिंग के अंदर कुछ फर्क आया। तो हमने रिजल्ट्स को इवेल्युएट करना है, ठीक है, उन रिजल्ट्स को हमने इवेल्युएट करना है ताकि हमें पता चल सके कि क्या इफेक्ट कोई आया या नहीं आया। तो ये 4 लेवल थे किर्कपैट्रिक के असेसमेंट मॉड्यूल में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, रिएक्शन, लर्निंग, इम्पैक्ट और रिजल्ट, ठीक है। ये 4 हमारे लेवल थे। तो हमारे पास रिएक्शन है, लर्निंग है, बिहेवियर है, देन ये थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है हमें करेक्टराइजेशन, ये हमारा रॉन्ग आ जाएगा क्योंकि ये किर्कपैट्रिक का 4 लेवल असेसमेंट मॉड्यूल का एक लेवल नहीं है। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आप इनको साथ के साथ नोट करते जाइए ताकि आप अच्छे से इनको याद रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a teacher had laid out the class information, timetable, schedule, upcoming events, which of the 5 as principle he she has applied। सिंपल क्या कहा गया है, जब एक टीचर, जब एक इंस्ट्रक्टर कक्षा की जानकारी, क्लास की जानकारी, टाइम टेबल, जो समय सारणी, कब आपकी क्लास लगेगी, ठीक है, आगे आने वाले प्रोग्राम कौन कौन से हैं, ये सब आपको पहले ही बता देता है, ठीक है। निर्धारित कर दिए पहले कि आपकी क्लास लगे सोमवार से शुक्रवार 5 बजे, ऐसा करके कुछ आपका पहले ही निर्धारित कर दिया। तो कौन से 5S कॉन्सेप्ट में से वो यूज कर रहा है या फिर कौन सा उसने अप्लाई किया है। अब 5S कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अब इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताइए, 10 सेकंड है आपके पास। ओके, तो इसमें क्या कहा गया है, ए ऑप्शन थे आपके पास शॉर्ट, बी सेट इन ऑर्डर, सी शाइन एंड डी स्टैंडर्डाइज, ठीक है। मोस्ट ऑफ का आंसर सही था, लेकिन जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप कंफ्यूज होते जाओगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, सेट इन ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट किया। क्यों, क्योंकि सेट इन ऑर्डर से लग रहा है ना कि हाँ हमने पहले सब कुछ सेट कर दिया, क्लास टाइम टेबल सेट कर दिया, शेड्यूल कर दिया, अपकमिंग इवेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। अब 5S मॉडल में क्या होता है, पहले तो इनको आपने याद रखना है 5S होते कौन से हैं, फर्स्ट सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, देन सस्टेन, ठीक है। ये आपने याद रखना, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप इसको लिख लीजिए क्योंकि लिखने से आपको ज्यादा याद होगा। ओके, तो देखते हैं शॉर्ट क्या होता है, कीप ओनली नेसेसरी आइटम इन दी वर्क प्लेस।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अभी फर्स्ट डे अपना जो कार्यभार है एज इंस्ट्रक्टर संभाला, आपने देखा कि आपकी जो क्लास है उसके अंदर 26 स्टूडेंट को आना है, 26 ट्रेनीज को आना है, ठीक है। लेकिन आपकी क्लास के अंदर अभी 27-28 बेंच पड़े हैं, ठीक है, चेयर्स पड़ी हैं, एक्स्ट्रा चेयर्स हैं, टेबल भी एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना आपकी क्लास से, उनको बाहर करना ही शॉर्ट कहलाता है। यानी कि जो जो जरूरी चीजें हैं, अगर मान लो आपकी क्लास में 27-28 बेंच पड़े हैं, 27-28 चेयर पड़ी हैं, अब उनको 2-3 को आप रिमूव कर दो तो क्या होगा, स्पेस ज्यादा हो जाएगा। अब स्पेस ज्यादा होने से जो थोड़ा फ्रीनेस है वो भी स्टूडेंट में आएगी, वो अच्छे से इधर उधर मूव कर पाएंगे। तो ये सब चीज जो वेंटिलेशन है वो अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले से सारी चीज को शॉर्ट कर देते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो हमारे काम नहीं आने वाली हमारे क्लासरूम में, वो हम नहीं रखेंगे, ठीक है। या फिर कोई वर्कशॉप में एक्स्ट्रा चीज है, अगर मान लो ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है जो वहां कोई काम नहीं आने वाला, तो उस चीज को हटा देंगे, तो ये आएगा शॉर्ट के अंदर, ठीक है। देन सेट इन ऑर्डर, अरेंज आइटम टू प्रमोट एफिशिएंट वर्क फ्लो। अब ये कहाँ आपका यूज होगा, ये आपका होगा जो वर्कशॉप है ना उसके अंदर यूज होगा। तो वर्कशॉप में क्या होगा, अगर मान लो आपकी 3 मशीन है जिनको बारी बारी से आपने यूज करना है, बारी बारी से मतलब जैसे पहले अगर आपने कोई बोतल बनानी है, ठीक है, बोतल बनाने वाली कंपनी है, एग्जाम्पल के मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले उसने क्या किया, बोतल को बना दिया, ठीक है, बोतल बनाने वाली मशीन से वो बोतल निकली। उसके बाद सेकंड जो आपकी मशीन है वो कौन सी सेट करोगे, रैपर बनाने वाली, जो मतलब जो रैप करते हैं ना, जो लोगो वगैरह लगे रहते हैं, पॉलिथीन जो होता है जो बोतल को रैप करता है, उसको उस मशीन को आपने सेट कर दिया। देन जो बोतल का ढक्कन था उसको बनाने वाली मशीन ने को आपने रख दिया। तो क्या हुआ, एक वर्क फ्लो अच्छा बन गया, ठीक है। अब एफिशिएंट वर्क फ्लो क्या हुआ, सिंपल, पहले बोतल बनी, उसका रैपर लग गया, देन उसके ऊपर ढक्कन लग गया, ठीक है। तो ये सब चीज, तो इस तरह से आप अपनी वर्कशॉप के अंदर चीजों को अगर आप सेट कर दोगे तो क्या होगा, जो आपका वर्क फ्लो है, काम जल्दी होगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ये सब चीजें होंगी। ओके, देन नेक्स्ट शाइन, क्लीन द वर्क एरिया सो इट इज नीट एंड टिडी। अब आप देखते हो अगर मान लो किसी चीज कहीं पे आप जगह पे जाते हो वो साफ नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है, तो आपका जो काम करने का मूड है वो वैसे खराब हो जाना कि इतनी मिट्टी लगी है कौन इसके अंदर काम करेगा। तो आपने क्या रखना है, अपनी क्लासरूम को, अपनी वर्क जो वर्कशॉप है उनको हमेशा क्लीन रखना है, जितना हो सके उनको क्लीन रखिए, ठीक है। अगर चमकती दमकती आपकी वर्कशॉप होगी तो क्या होगा, काम में भी मन लगा रहेगा, ठीक है, जो एटमोस्फेयर है वो भी अच्छा बना रहेगा। तो ये सब चीज शाइन के अंदर आएगी। ओके, देन स्टैंडर्डाइज, सेट स्टैंडर्ड फॉर ए कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस। अब इसमें सिंपल सी वही चीजें आ जाएगी कि भैया 9 बजे आपने यहाँ पे आ जाना है, 9:15 पे आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, ठीक है, 9:30 तक कि आपकी जो प्रेयर वगैरह होनी है, अगर आईटीएच के अंदर प्रेयर होती है तो वो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 9:30 से लेके 11:30 बजे तक मेरा लेक्चर चलेगा। उसके बाद आपने 2 घंटे प्रैक्टिकल करना है। तो ये सब चीजें आपने पहले ही सेट कर दी, साथ ही साथ उनको कह दिया कि हर फ्राइडे को 4 बजे आपको अपना क्या करना है, जितने भी आपके नोटबुक्स है वो सबमिट करवानी है, ताकि मैं वीकेंड पे उनको चेक कर सकूं। तो पहले से आपने कहा हुआ है स्टूडेंट को कि आप सबमिट करा दीजिए, तो वो उनको पता रहेगा कि हाँ मुझे फ्राइडे है, मुझे अपना वर्क कंप्लीट करके मेरे असाइनमेंट या फिर मैं जो कॉपीज है उनको सबमिट करवाना है। तो ये सब चीजें स्टैंडर्डाइज में आ जाएगी। तो याद रखना, अगर किसी भी चीज को हम सेट कर रहे हैं ना तो वो स्टैंडर्डाइज में आएगा। अगर किसी एक्स्ट्रा चीज को हम अपने वर्क स्पेस से, अपने क्लास से, अपने रूम से निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, शॉर्ट के अंदर आएगा। ओके, देन जो लास्ट हमारा रहेगा सस्टेन। सस्टेन क्या होता है, मेंटेन एंड रिव्यू स्टैंडर्ड। अगर आपने कोई स्टैंडर्ड बना दिए, स्टैंडर्डाइज के अंदर आपने रिव्यू बना दिया कुछ स्टैंडर्ड की, हाँ आपको हर शुक्रवार को 4 बजे उनका असाइनमेंट चाहिए, तो उसको रिव्यू भी करना है, ठीक है, उसको मेंटेन भी करना है कि बच्चे उसको अच्छे से मान सकें। देन उसके बाद उसको रिव्यू भी करना है कि क्या अगर मैं 4 बजे कह रहा हूँ बच्चे असाइनमेंट दे पा रहे नहीं दे पा रहे, क्या मुझे वीकली की जगह 2 वीक में मांगना चाहिए उनसे, या फिर मेरे को डेली चेक करना चाहिए। तो ये सब चीजें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका जो वर्क फ्लो है वर्क स्पेस के अंदर, जो आपका वर्क फ्लो वो अच्छा बना देगा, ठीक है। जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है या थियोरेटिकल वर्क है जो भी है, उसको अच्छा एक एटमोस्फेयर बनेगा उस एरिया के अंदर, उस वर्क स्पेस के अंदर। तो ये होता है 5S। और ये जो 5S बना है ये जापानीज टेक्नोलॉजी से बना है, यानी कि जो 5S थे ये जापानीज थे, ठीक है। अब इनको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया।
जो इनके जैपनीज वर्ड है उनको भी आपने याद रखना है। ओके, तो वो उसके अभी तो यहाँ लिखे नहीं हुए, बट हम नेक्स्ट किसी सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ए गुड हाउसकीपिंग इंक्लूड्स डैश। एक अच्छी हाउसकीपिंग में डैश शामिल होता है। तो आंसर दीजिए क्या आएगा। ऑप्शन आपके पास क्लीनिनेस, प्लेसिंग ऑफ मशीन, स्पेस फॉर स्टोर और ऑल ऑफ दीज। ओके, तो आप जैसे सबको पता ही है, जैसे आपने सबने राइट आंसर दिया, इसमें क्या आया। अब हाउसकीपिंग में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, इंक्लूड रहता है, कि जैसे हमने ये 5S बताया, ये भी हाउसकीपिंग के अंदर ही आएगा। मशीनों को एक अच्छे क्रम में रखना कि जो वर्क फ्लो है वो अच्छा बने, ठीक है। सफाई रखना, देखिए हाउसकीपिंग से मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किसी चीजों की सफाई रख रहे हो, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज को निकालना, हर चीज को ऐसे सेट करना कि वो अच्छी दिखे, ठीक है। ये सब हाउसकीपिंग के अंदर आएगा। सिर्फ सफाई करना हाउसकीपिंग में नहीं आएगा, वो तो सिर्फ सैनिटाइजेशन हो जाएगा, या फिर कहें हम कि वो स्वीपर वाला काम होगा, ठीक है। तो हाउसकीपिंग में ये सब कुछ आएगा, और आपने अपने वर्क प्लेस में इसको मेंटेन भी करना है। ओके, तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इज टू बी केप्ट फ्रॉम वन मशीन टू अदर मशीन। अब जो आपकी आपकी जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, उसके अंदर एक मशीन से दूसरी मशीन के बीच का गैप कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास 1.5 मीटर, 5 मीटर या 10 मीटर, और जो लास्ट है वो 15 मीटर। आंसर दीजिए इसका। ओके, तो आई थिंक जितने भी मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड थी उन सबको पता होगा कि मशीन के बीच का गैप कितना होना चाहिए, ठीक है। बाकी जिनको नहीं पता, जो लाइक सिविल टेक्नोलॉजी से हैं, ड्राफ्टमैन सिविल से हैं, जिनका काम वर्कशॉप का नहीं है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो एक मशीन है हमारी, एक मशीन से दूसरी मशीन के बीच का गैप 1.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। 1.5 मीटर स्पेस होना चाहिए, ताकि मान लो कोई आप सबको पता, अगर कोई मशीन चलेगी तो हीट जनरेट करेगी। अब उस हीट को वेंटिलेट करने के लिए, उस हीट को निकालने के लिए, अब इतना स्पेस तो हो कम से कम कि वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है। अगर आप बिल्कुल उनको पास पास लगा दोगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और जल्दी खराब हो जाएगी, और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। तो इसका आपने ध्यान रखना है। ओके, तो 1.5 मीटर एक मशीन से दूसरी मशीन के बीच का गैप होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल मटेरियल ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। अब इसमें पूछा गया कि हमारा जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसके अंदर कौन सी जरूरी चीजें हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है डेटॉल, कॉटन, बर्नॉल और ऑल ऑफ दीज। तो सही, सबका सही है, क्योंकि सबको पता ही है कि जो अपनी फर्स्ट एड बॉक्स है उसके अंदर सभी चीजें इंक्लूड रहती हैं। बर्नॉल अगर कोई जला हुआ है तो सॉरी, बर्नॉल भी जरूरी है, और जो हमारे कॉटन है वो भी जरूरी है, ठीक है। और डेटॉल भी हमारी फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। तो ये जनरल सी बात आप सबको पता ही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैनेजरियल फंक्शन। अब इनमें से कौन सा प्रबंधकीय कार्य नहीं है, यानी कि मैनेज करने का काम नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हेल्पिंग टू अदर्स और डायरेक्टिंग। तो जवाब दीजिए। ओके, तो इसमें कहाँ गलती हो रही है आपकी, कहाँ आपने गलत पुट किया टेस्ट के अंदर। तो इसमें क्या है, अब मैनेज करना है हमें सबको, ठीक है। तो मैनेज के अंदर क्या क्या आएगा, प्लानिंग, कि कैसे सबको हमने मैनेज करना है, ठीक है। अब प्लानिंग करनी है, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना है ना, कि किस तरह से किस चीजों को रखना है हमने। देन कमांडिंग, अगर आपके नीचे कोई काम कर रहा है, ठीक है, लाइक आप एज ए इंस्ट्रक्टर, आप अभी
काम कर रहे हो, ठीक है, आपके स्टूडेंट को कमांड भी तो करना है ना कि अभी आप ये काम करो, बिना कहे कोई काम नहीं करेगा, अब उनको आपने कमांड भी करना है, ठीक है। अब देन कोऑर्डिनेट, उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बना के रखनी है, ठीक है, मतलब बातचीत होती रहनी चाहिए। अगर आप भले वो कंपनी वर्क कर रहे हो, भले ही आप आईटीज में पढ़ा रहे हो, तो ये सब चीजें जरूरी हैं। देन कंट्रोलिंग, अब उनको कंट्रोल भी आपने ही करना है, आपके ट्रेनिंग्स को कंट्रोल आप ही करोगे। अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगा, वो हाथ से निकल जाएंगे, देन वो आपकी मानना ही छोड़ देंगे। तो ये होते हैं मैनेजर फंक्शन। तो ये वैसे तो कंपनीज के अंदर यूज किए जाते हैं, लेकिन एज ए इंस्ट्रक्टर भी आपको यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि आपने प्लानिंग भी करनी पड़ती है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है चीजों को, ये भी पता होना चाहिए, कैसे उनको इंस्ट्रक्ट करना है, कमांड देना, अगर कोई नहीं माना तो उसको कैसे समझाना है, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो इसमें क्या आएगा, प्लानिंग हमारी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, हेल्पिंग टू अदर, ये हमारा जो मैनेजरियल फंक्शन है उसके अंदर नहीं होता, क्योंकि दूसरों की मदद करना मैनेजिंग नहीं खिलाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्शन डायरेक्शन दिलाएगा कि दूसरों को दी जाए, ओके। तो मैनेजर फंक्शन में हेल्पिंग टू अदर्स नहीं आएगा, तो राइट आंसर आपका हो गया हेल्पिंग टू अदर्स, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इंटरव्यू इज ए काइंड ऑफ डैश, साक्षात्कार एक प्रकार का क्या है, डैश है। ऑप्शन है आपके पास, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट। तो जवाब दीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। ओके, राइट आंसर सभी को पता ही है, जैसे कि इंटरव्यू किस तरह का टेस्ट होता है, एक ओरल टेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर जितने भी क्वेश्चन किए जाते हैं आपसे ओरली किए जाते हैं, कोई लिखवाया नहीं जाता क्वेश्चन आपसे, या फिर कोई आपसे प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता, ओके। तो रिटर्न टेस्ट आपको पता ही है, जैसे आप कोई समरी लिख रहे हो, ठीक है, आपसे कुछ लिखवाया जाए तो वो रिटर्न टेस्ट होगा। ओरल टेस्ट जो मौखिक रूप से आपका टेस्ट लिया जाए, जैसे इंटरव्यू, वाइवा, ये सब आपके मौखिक टेस्ट के अंदर आएंगे। देन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जैसे आपको पहले बताया मैंने, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स, मैचिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। देन नेक्स्ट परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या आएगा, आपकी स्किल, आप जो स्किल परफॉर्म कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, यानी किसी भी चीज को प्रैक्टिकल करना परफॉर्मेंस टेस्ट में आएगा, ठीक है। लाइक अगर आप अभी सीआईटीएस एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसके अंदर आपको क्या लेसन प्लान और डेमो प्लान करना पड़ेगा ना सबके सामने, तो वो परफॉर्मेंस हो गई, उस स्किल को प्रैक्टिकली करना, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर आएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ए गुड काउंसलर। अब जो परामर्शदाता होता है उसके कौन से अच्छे गुण नहीं होते, उसके ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। ही शुड बी एम्पैथेटिक, he should be sympathetic, he should be neutral, sorry, he should be natural, he should be a good observer। तो ऑप्शन दिए हुए आंसर दीजिए इसका। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन मोस्टली क्या है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है, कि जो काउंसलर है उसको सिंपेथेटिक क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, ही शुड बी एम्पैथेटिक, उसको सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए किसी के प्रति। अगर मान लो कि आप किसी काउंसलर के पास जा रहे हो, ठीक है, परामर्शदाता के पास जा रहे हो, उस वो आपके प्रति एम्पैथेटिक रहेगा, ठीक है, सहानुभूति दिखाएगा आपको, ठीक है, लेकिन सहानुभूति किसी पर पर्सनली नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कि काउंसलर क्या होते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या वर्क होते हैं, तो ये सब चीजें। लेकिन अभी याद रखना कि आपने सहानुभूतिपूर्ण नहीं होना चाहिए कोई भी काउंसलर। अगर वो मान लो पर्सनली किसी से सहानुभूति रखने लग जाए, पर्सनली किसी से इन्वॉल्व हो जाए, तो वो चीज गलत है, ठीक है, वो उससे अच्छा जो उसकी काउंसलिंग अच्छी नहीं कर पाएगा, ओके। तो ये चीज, सब चीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 42। ए स्वोट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट। तो जो स्वोट एनालिसिस है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था, जो क्लास हुई थी ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस वाली, उसमें ही बताया था फुल फॉर्म क्या होती है स्वोट की। तो आंसर कीजिए इसका।
ओके, तो सबको पता ही है, अब तक ये सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है। स्वॉट की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स। आप इसको एलिमेंट्स भी कह सकते हो या इसको फुल फॉर्म भी कह सकते हो, जैसे आपको याद रहे। क्या होगी फुल फॉर्म ऑफ स्वॉट? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में, तो दोबारा मैं इसको डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to related information, a motor car driver dash all the driving techniques. तो ऑप्शन है आपके पास मस्ट नो, शुड नो, कुड नो और वुड नो। तो आंसर दीजिए इसका। तो ये भी क्वेश्चन आप सबका क्लियर है, क्योंकि कल की क्लास में मैंने यही बताया था। तो स्पोर्ट के साथ साथ ये भी हमने डिस्कस किया था, बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया था कि मस्ट नो नॉलेज, शुड नो नॉलेज या कुड नो नॉलेज कहाँ यूज किया जाएगा। और मैंने आपको कहा भी था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। जिन्होंने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया था, मैं उनको बता दूं, मस्ट नो नॉलेज होती है जो किसी भी स्किल को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती है। जिस नॉलेज के बिना आप किसी स्किल को परफॉर्म ना कर पाओ, वो कौन सी होगी? मस्ट नो नॉलेज, ठीक है। और शुड नो नॉलेज किसी भी स्किल को परफॉर्म करने के लिए एडिशनल नॉलेज जो होगी, या फिर जो अधिक ज्ञान होता है किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए, वो शुड नो नॉलेज में आएगा, ठीक है। एंड देन कुड नो नॉलेज क्या होगा? किसी भी चीज की जानकारी को अपडेट रखना। जैसे पेट्रोल के दाम हर दिन बढ़ते रहते हैं, तो उसको हमें नॉलेज को अपडेट करते रहना, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। अगर आपको ज्यादा अच्छे से जानना है, तो अब हमारा जो पिछला सेशन है जो हमने कल डिस्कस किया था, उसको देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। विच अमंग द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल हाईलाइट डिसीजन मेकिंग फ्रॉम देयर एम्प्लॉइज? तो क्वेश्चन को समझिए, सिंपल क्या कह रहा है यहाँ पे। कौन सी लीडरशिप स्टाइल, कौन सा नेतृत्व स्टाइल हाईलाइट करता है डिसीजन मेकिंग फ्रॉम देयर एम्प्लॉइज? उनके जो एम्प्लॉइज हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो निर्णय होते हैं, उनको प्रकाश डालता है, उनको मतलब अहमियत देता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है: ट्रांसैक्शनल लीडरशिप, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो जवाब दीजिए। ओके, तो सभी के आंसर सही दिख रहे हैं यहाँ। ओके, तो क्या था, एक दो जिनके थे क्वेश्चन आंसर गलत थे। क्यों? क्योंकि ये इसमें कंफ्यूज हो रहे जा रहे थे ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांसैक्शनल एंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में। तो देख लेते हैं, तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, उसमें जैसा आप फोटो में देख पा रहे हो, ठीक है, इससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। हेलो जी। तो इसमें देख पा रहे हैं ऑटोक्रेटिक क्या होता है। जो आपका जो लीडर है, सिर्फ वो सारे डिसीजन ले रहा है, ठीक है, विदाउट एम्प्लॉयज की कोई उनसे पूछ नहीं रहा, ठीक है, उनकी कोई उसके अंदर अहमियत नहीं है। तो क्या कर रहा है जो लीडर है आपका, जो आपका मान लो बॉस है, वो क्या कर रहा है? सारे डिसीजन खुद ले रहा है, ठीक है। लेकिन पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में क्या होता है कि जो लीडर है आपका या फिर जो बॉस है, वो आपकी सहमति से, आपके जो विचार विमर्श करके आपके साथ फिर कोई डिसीजन लेता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, होल ग्रुप में क्या करता है, काम करता है, उनसे बात करता है, फिर कोई डिसीजन लेता है। तो ये होती है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ओके। देन फ्री रेन। अब इसमें क्या होता है, जो लीडर है, सिर्फ वो नाम का लीडर होता है, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं, वो जितने एम्प्लॉयज, अगर मान लो जितने एम्प्लॉयज ने डिसीजन ले लिए, वही उसके लिए सही होंगे, ठीक है। तो लीडर क्या करता है, उसमें अपनी कोई भागीदारी नहीं रखता। तो ये हुआ फ्री रेन, ओके। तो ये तीन लीडरशिप स्टाइल मैंने आपको बताए। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था ना, कौन सा डिसीजन हाईलाइट कर रहा है डिसीजन मेकिंग फ्रॉम देयर एम्प्लॉइज? तो एम्प्लॉइज में कौन हाईलाइट कर रहा है, कौन उनसे सलाह कर रहा है? ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। तो सिंपली हम पुट कर देंगे पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ठीक है।
तो ये चीज। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। अब एक अच्छे नेता की कौन सी अच्छाई नहीं होती, गुणवत्ता नहीं होती? ऑप्शन दिया आपके पास, इंट्रोवर्ट, डेडिकेशन, ओपननेस एंड क्रिएटिविटी। तो आंसर दीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सभी का क्लियर है कि जो हमारा लीडर होता है वो इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। ठीक है। एक लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? डेडिकेशन होनी चाहिए, किसी भी काम को करने में उसकी डेडिकेशन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इच्छा होनी चाहिए, तभी वो उस काम को अच्छे से कर पाएगा। ठीक है। देन ओपननेस, खुलापन होना चाहिए। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय, जब भी जैसे मैं आपको बताया ना लीडरशिप्स के बारे में 3 स्टाइल की होती है, तो वैसे ही ओपननेस होनी चाहिए कि आप एम्प्लॉयज के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर अपने पार्टनर्स के साथ बात कर रहे हो अच्छे से, जो भी कोई चीजें हैं डिस्कस करने वाले उनको डिस्कस कर रहे हो, तो ये ओपननेस भी होनी चाहिए। देन क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कैसे? कि मान लो अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई कंपनी रन कर रहे हो, ठीक है, कंपनी चला रहे हो, तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि दूसरी कंपनीज के आप आइडियाज को चोरी करके उनके अंदर काम कर रहे हो। तो क्या होगा, ये जो आइडिया चोरी करने के बाद 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, साल तक वो काम कर जाएंगे, लेकिन एक समय के बाद विदाउट कोई न्यू आइडिया कंपनी चल ही नहीं पाएगी। तो क्रिएटिविटी होना भी बहुत जरूरी है एक लीडर के अंदर। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। द टीचर एंड इन द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ डीजीटी इज नोन एज डैश। डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक अंत को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास स्टूडियो, स्पोक, क्लासरूम, रिमोट सेंटर। आंसर बताइए। ओके, तो इसमें अभी भी कंफ्यूजन है काफी स्टूडेंट्स को कि स्टूडियो, स्पोक, क्लासरूम हमें क्या सिलेक्ट करना है, टीचर एंड ट्रेनी एंड समझ नहीं आ रहा है। तो कल की क्लास में मैंने बताया था, जिन्होंने क्लास 10 नहीं कही उनको मैं बता दूं कि जो जब टीचर एंड पूछा जाए तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, हब या फिर स्टूडियो को। यानी कि जहां जहां टीचर बैठे वो क्या होगा, हब होगा, ठीक है, जहां ट्रेनी हो वहां पे स्पोक होगा। सीधी सी बात, अगर मैं मेरे रूम में बैठा हूं तो इसको स्टूडियो कहा जाएगा। और जहां आप अपने घर में बैठ के मान लो इस लेक्चर को सुन रहे हो, ठीक है, लाइव मुझे सुन पा रहे हो, तो क्या होगा, वो रिमोट सेंटर होगा। ठीक है। जब भी ट्रेनी एंड की बात आए तो आपने स्पोक को सिलेक्ट करना है, और टीचर एंड की बात आए तो हब को सिलेक्ट करना है, सिंपल सी बात। ठीक है। अगर आपको टीचर एंड पूछा जाए और आपको हब ना दिया गया हो, जैसे इस क्वेश्चन में हब नहीं दिया गया, तो सिंपल स्टूडियो को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है। और जहां अगर आपको ट्रेनी एंड पूछा हो, स्पोक ना दिया गया हो, आप रिमोट सेंटर को चूज कीजिए। ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तो नहीं है बट काफी ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है, तो इनके बारे में हमने कल डिस्कस किया ही था। तो चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। स्टूडेंट आर लॉगिंग इनटू देयर ऑनलाइन लर्निंग साइट एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द डैश। अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एक टाइम पे, किसी एक जो पहले से टाइम दे दिया गया है उस टाइम पे लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ऑनलाइन साइट पे जाके, जूम ऐप पे जाके, यूट्यूब पे जाके, कहीं भी उनको लॉगिन कर रहे हैं एक फिक्स टाइम पे। तो वो किस तरह की डिस्टेंस लर्निंग होगी? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास 4। एस्क्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग, हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ओपन शेड्यूल्ड ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, एंड फोर्थ ऑप्शन फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। आंसर कीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप सभी का क्लियर हो चुका है, क्योंकि कल की क्लास में भी मैंने आपको क्लियर किया था, डाउट सेशन में भी क्लियर किया था, एंड देन जो हमारा डिस्टेंस लर्निंग का जो सेशन था उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो अगर किसी को अभी भी डाउट है तो मैं बता दूं, फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है कि जिस टाइम पे, अगर एक फिक्स टाइम पे अगर आप लॉग इन कर रहे हो अपनी ऑनलाइन साइट्स पे, जूम पे, कहीं भी, तो वो फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होगा। ओके। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। AView software used in the hub and spoke program of DGT is developed by dash।
अब आप सभी को पता है हब स्पोक प्रोग्राम के बारे में पता है, डीजीटी ने बनाया हुआ है। सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आएगा इसका आंसर? ओके, तो सभी को पता ही है अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर ने इसको बनाया था, उसी ने डेवलप किया है। ठीक है, किसके लिए? डीजीटी के लिए बनाया, ताकि डीजीटी अपना जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, हब एंड स्पोक स्कीम है, उसको चला सके। ओके, तो ये चीज। नेक्स्ट चीज नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली में कभी कभी वर्ड्स अटक जाते हैं मुंह के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, एक्सपैंड एनएसक्यूएफ। ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, जल्दी से फुल फॉर्म बता दीजिए इसकी क्या होगी। राइट, सबको पता ही है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। और पता होना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने जितने भी सेशंस लिए जहाँ पे एनएसक्यूएफ की बात हुई, सब में बताया एनएसक्यूएफ आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर नहीं, ये बात हो रही है हमारी, भले वोकेशनल ट्रेनिंग की हो, भले एकेडमिक एजुकेशन की हो, सभी के अंदर एनएसक्यूएफ बहुत जरूरी है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अभी भी आपको कोई डाउट है एनएसक्यूएफ के बारे में, सिंपली जो हमारे पहले लेक्चर्स हैं, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल सीनियोरिटी वाला लेक्चर, उसके बाद हमारा जो एनएसक्यूएफ, मैंने 2 लेक्चर दिए हैं उसके ऊपर, एनएसक्यूएफ और क्यूपी के बारे में, जो आईटीएच के लेवल है वो भी मैंने डिस्क्राइब किए थे। एक एक क्लास के मैंने बताया था, एक एक ट्रेड के बारे में मैंने बताया। ठीक है, और उसके बाद जो फुल फॉर्म्स है उसके अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से बताया एनएसक्यूएफ क्या कब बना, क्या उसका काम है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा, कोई भी डाउट है, आप डाउट सेशन देख सकते हैं, वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। और नेक्स्ट, अभी भी इन क्वेश्चन के अंदर डाउट है, कल सुबह 10 बजे, 11 बजे सॉरी 10 बजे हम डाउट सेशन रखेंगे, उसके अंदर आप ये क्वेश्चंस के डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो। ओके, ठीक है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क सबको पता है। तो हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड एडल्ट लर्निंग थ्योरी। अब जो भैया एडल्ट लर्निंग की थ्योरी है वो किसने बनाई थी? नाम याद होना चाहिए, अडल्ट लर्निंग के साथ ही उनका नाम निकलना चाहिए, आपको इतना याद रखने चाहिए इस चीजों को, क्योंकि ये एग्जाम में आपके 100% आएंगे। भले वो बात हो अडल्ट लर्निंग की हो, भले वो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग की हो, लाओ लर्निंग की हो, भले थ्योरी ऑफ लर्निंग की हो, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, आंसर दीजिए क्या आएगा इसका। ऑलरेडी आपने आंसर दे दिए, वेरी गुड। आंसर क्या आएगा इसका? मैल्कॉम नोल्स। जो हमारी अडल्ट लर्निंग थ्योरी थी वो किसने बनाई थी? मैल्कॉम नोल्स ने बनाई थी। ठीक है, मैल्कॉम नोल्स ने क्या बनाया? एंड्रागोगी। एंड्रागोगी मतलब अडल्ट्स को लर्निंग करवाने की जो तकनीक होती है, कह सकते हैं हम उसको क्या कहते हैं? एंड्रागोगी। कैसे अडल्ट्स को सिखाया जाए, कैसे अडल्ट्स को पढ़ाया जाए। तो आप इनको देख सकते हैं, ये है हमारे मैल्कॉम नोल्स। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया? एंड्रागोगी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उससे पहले कि आप क्लास लीव करो, आप इसके आंसर मैंने दे दिए पीडीएफ के अंदर, पीडीएफ भी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ दोनों जो सेशन है, पिछला जो सेशन हमने 5 बजे कंडक्ट किया और जो ये सेशन है, इन दोनों की लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। जो एनएसटी चेन्नई से नहीं है उनके पास आई थिंक पीडीएफ नहीं होगी, तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो विद सोल्यूशन। ओके, देन अगर आपको ये सेशन देखना हो, अगर आप पीडीएफ शेयर कर रहे हो, उसके अंदर से भी आपको लिंक मिल जाएगा। जैसा आपको बताया, मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो ट्रेनिंग मैथोलॉजी के लिए। और जो मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन है, वो उसमें से आपके 50% क्वेश्चन जरूर आएंगे, इतना मैं पहले ही कह दूं। 50% क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके। मॉक टेस्ट को अटेंड कीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है उसके लिए आपके पास। ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री है। देन अगर आप हम हमारे साथ टच में रहना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट्स को प्राइवेसी कंसर्न रहता है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, एज पर योर विश। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड देन लास्ट हमारा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन हो सके अच्छे से, ये चीज। एंड देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।
हम मिलते हैं कल के सेशन में। जिसको कोई डाउट हो सुबह 10 बजे डाउट सेशन में आ सकता है, जूम ऐप पे हमारी मीटिंग होगी। ओके, और भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, या फिर डाउट सेशन में भी आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। ओके बाय, थैंक यू ऑल।